तो जो सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है उसमें हम लोगों ने अपनी अच्छी खासी एक जर्नी कंप्लीट कर ली है। अभी हम लोग दो केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। एक बफर अगर रहता है तो किस तरीके से सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और अगर मान लेते हैं कोई सॉल्ट दिया हो जिसका एक पार्ट वीक एसिड का हो, या फिर हो सकता है वीक बेस से आया हो, या हो सकता है उसका दोनों ही पार्ट वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना हो। तो ऐसे जो आपको सॉल्ट्स मिलेंगे उन सॉल्ट्स की आप किस तरीके से सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करोगे। उसके बाद एक तीसरा पार्ट होता है कि अगर आपने हाइड्रोलिसिस की तो हाइड्रोलिसिस का सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। बट फिलहाल हम लोग वाले पार्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी हाइड्रोलिसिस क्या होता है इसका ही मीनिंग नहीं सीखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी हाइड्रोलिसिस, देन वी विल अगेन कम टू द आवर टॉपिक ऑफ इफेक्ट ऑफ क्या नाम है आपका हाइड्रोलिसिस ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, जो भी होगा। तो पहले कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लॉन्ग जर्नी में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। पहला तो हमने ये कंप्लीट कर लिया कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना हो नॉर्मल तरीके से, फॉर 1:1 सॉल्ट, 1:2 सॉल्ट, फॉर 2:1, 1:3, 3:1, कोई भी टाइप का सॉल्ट, तो सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो सॉल्युबिलिटी हमने कैलकुलेट करना सीखा था ये प्योर वाटर में सीखा था। फिर अगर मान लेते हैं इसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी को आप एक ऐसे सॉल्वेंट में कैलकुलेट करते हो जो कि आपके गिवन सॉल्ट के साथ क्या शो करता है, कॉमन आयन इफेक्ट शो करता है। फिर वो वाला पार्ट हमने सीखा। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोगों ने ये सीखा था साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, ठीक है, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, एक ये पार्ट सीख लिया। और लास्ट क्लास में ही हमने जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर का पार्ट पढ़ा था वो था कि कॉम्प्लेक्स आयन अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो। उसके अलावा नॉर्मल प्रेसिपिटेशन के सवाल देखे हैं, और उसके अलावा सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होता है ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, राइट। तो टोटल सॉल्युबिलिटी में अभी तक हम लोग 6 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। अब जो 7वां पार्ट हम लोग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं वो ये कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई सॉल्ट दिया हुआ है जो कि वीक एसिड से बना हो, या फिर जिसका एक पार्ट वीक बेस से बना हो, या फिर इसके दोनों पार्ट वीक एसिड या फिर वीक बेस से बने हो, वो हम लोगों को अभी पढ़ना है। तो अभी तक देखो होता कैसा है कि जनरली हम लोग जो सॉल्ट ले रहे थे वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो सॉल्ट हम लोग यहाँ पे लेंगे वो सॉल्ट हम कैसा लेंगे जिसका कॉम्बिनेशन एक वीक पार्ट का हो और एक कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग पार्ट का हो, या फिर दोनों ही कॉम्बिनेशन उसके कैसे हो वीक पार्ट से आते हो। तो इसके हम लोग ऐसा कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं लेने वाले, ठीक है। इसका थियरी तुम समझ के रखो, और जैसे ही थियरी समझ में आ जाती है न्यूमेरिकल्स अपने आप बन ही जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला वाला जो सॉल्ट हम लोगों को यहाँ पे लेना है, आप लोगों के पास एक सॉल्ट है। किस चीज़ का सॉल्ट है वो? एक वीक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। एक सॉल्ट है आपके पास वीक एसिड का, बराबर, अच्छा। और साथ ही साथ में क्या है वहाँ पर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड और एक आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अब बात ऐसी है कि जो वीक एसिड और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ये कौन सा हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं यार, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। वीक एसिड के नाम पे तुम कुछ भी ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे तुम कुछ भी ले लो, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना लो जो सॉल्ट आप क्रिएट कर सकते हो। बट अब यहाँ पे हम लोग ना 3 केसेस बनाते हैं कि अगर मान लेते हैं इस प्रकार का सॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा होता आप लोगों के एक ऐसे बफर सोल्यूशन में। अब देखो, बफर वर्ड तुम्हारे लिए यहाँ पे नया आ गया है, तो इसको अभी जस्ट इसके आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे जब हाइड्रोलिसिस के आगे पहुंचेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इस प्रकार का जो ये सॉल्ट है, हो सकता है इस प्रकार के सॉल्ट को आपने एक ऐसे बफर में रखा हो जो कि एसिडिक बफर है। अब एसिडिक बफर का जो काम होता है वो क्या रहेगा? पीएच को कांस्टेंट एसिडिक लेवल पे मेंटेन करके रखना। जो भी एसिडिक लेवल पे उसकी पीएच को मेंटेन करके रखेगा। हो सकता है आपको यही प्रकार का सॉल्ट एक बेसिक बफर में सॉल्व करने को दिया जाए, या हो सकता है आप लोगों को यही सॉल्ट को एक न्यूट्रल मीडियम में, यानी कि पानी वाले मीडियम में आपको सॉल्व करने को कहा जाए। तब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग एसिडिक बफर के साथ। बफर किस तरीके से काम करता है, क्या उसका नेचर है, ये सब तुम्हें आगे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत में आते हैं हम लोग एसिडिक बफर। तो देखो, पहले तो तुम्हें एक सॉल्ट लेना है जो कि वीक एसिड से बना हो और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो उसके लिए हम लोग ये वाला बहुत ही फेमस सॉल्ट लेते हैं, हमारा सिल्वर एसीटेट।
एसीटेट का जो ये एसीटेट वाला पार्ट है ये कहाँ से आया होगा, आपके एसिटिक एसिड से आया होगा, और Ag ऑब्वियसली आपके सिल्वर हाइड्रोक्साइड से पैदा हुआ है। अब तुम तो जानते हो कि एक एसिड है, अगर मैं उसकी रिएक्शन लिखूंगी तो वो डिसोशिएट होगा क्योंकि सॉल्ट है ना, तो ये बन जाएगा CH3COO नेगेटिव और यहाँ से Ag पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब एक बात तो हम लोग हमेशा अपनी अच्छे से मान कर चलते हैं इस चैप्टर में कि जो भी आप स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ले रहे हो, भले ही वो मतलब डिज़ोल्व हो पाए या डिज़ोल्व नहीं हो पाए, बट एक नियम जो हम लोगों का हमेशा चलता आता है वो नियम ये होता है कि ये लोग हमेशा ना क्या करेंगे, आप लोगों के 100% डिसोशिएट तो ज़रूर होंगे, मतलब इनको हम एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी भी S होगी। अब इस रिएक्शन के लिए यदि आप KSP डिफाइन करोगे तो इसके लिए बताओ KSP क्या होगा, सीधा सीधा आपका Ag पॉजिटिव और CH3CO निगेटिव के आयंस का क्या कहते हैं प्रोडक्ट। बट क्या इसके लिए KSP तुरंत डिफाइन कर देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आपके पास ये जो सॉल्ट को रखा गया ये एक एसिडिक बफर में रखा गया है। एसिडिक बफर का मतलब होता है एक ऐसा सोल्यूशन जो H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, और उस H पॉजिटिव को प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि उसका काम है pH को एसिडिक या कांस्टेंट मेंटेन करके रखना, वो एसिडिक बफर है क्योंकि ठीक है वो H पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब सोल्यूशन में मेरे पास H पॉजिटिव है। अब ये जो H पॉजिटिव है मेरे पास सोल्यूशन में, ये क्या करता है, ऊपर में जो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है ना, उस स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के एक पार्ट के साथ जाके रिएक्ट करता है। किस पार्ट के साथ जाके वो रिएक्ट करेगा, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम या तो CH3COO नेगेटिव से रिएक्ट करवा लो या तो Ag पॉजिटिव से रिएक्ट करवा लो। अब खुद अपना भेजा लगाओ और खुद सोचो CH3COO नेगेटिव कहाँ का है, एसिड का पार्ट है। एसिटिक एसिड में से अगर H हटा दोगे जो ये CH3COO नेगेटिव बचेगा, बराबर। और इसको हम लोगों ने स्टार्टिंग की क्लासेस में लिखना सीखा है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट बेस। और Ag पॉजिटिव ये है, ये ऑब्वियसली फिर उसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। ओके डन। अच्छा अब उसके अलावा तुम ये सोचो कि H पॉजिटिव यानी कि ये तो एसिड ही है एक तरीके का, क्योंकि H पॉजिटिव फर्निश कर रहा है। अब अगर मैं इसको मौका दूंगी कि तुम कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्ट करो सोल्यूशन के अंदर या कॉन्जुगेट एसिड के साथ रिएक्ट करो, तो ऑब्वियस है कि वो प्रेफरेबली कॉन्जुगेट बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अच्छा अब बताओ यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ से प्रोडक्ट बनने वाला है आपका CH3COOH। अब तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम मेरे एक वर्ड को पकड़ के बैठोगे कि मैडम आपने तो न्यूट्रलाइजेशन कहा था, उसमें तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अरे भाई मैंने इस एस्पेक्ट में न्यूट्रलाइजेशन कहा कि H पॉजिटिव बीना सॉल्ट, तो ऑब्वियसली वो बेस के साथ रिएक्ट करना पसंद करेगा। ठीक है, ना कि ये बोलकर कि न्यूट्रलाइजेशन है तो सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए, बराबर। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हो गई, तो इससे समझ नहीं आ रहा है आप बोलना क्या चाह रहे हो। बोलना ये चाह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी सॉल्ट को आप यूज़ करते हो, स्पेशली जब उसके अंदर कोई एक आधी कंपोनेंट वीक वाला रहे, तो ऐसे सॉल्ट सिर्फ डिसोशिएट नहीं होते, आप उन्हें किस बफर में रख रहे हो, किस सोल्यूशन में रख रहे हो, उस सोल्यूशन के पार्ट के साथ भी वो रिएक्ट कर जाते हैं। यानी कि ऊपर की स्टेप में प्रोड्यूस्ड S क्या होता है, ऊपर की स्टेप में जो S प्रोड्यूस हुआ वही S नीचे की उस S का थोड़ा सा हिस्सा, उसी S का वही वाला S थोड़ा सा डिसोशिएट हो जाता है, और डिसोशिएट होके क्या बना लेता है, X। क्या बना लेता है, X। क्या बना लेता है, X। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि ऊपर वाली रिएक्शन के लिए KSP क्या है, तो तुम मुझे नहीं कहोगे ऊपर वाली रिएक्शन के लिए ये मैडम अपनी KSP है। बढ़िया। अब नीचे वाली रिएक्शन के लिए क्या है, नीचे वाली रिएक्शन के लिए हम लोगों को अगेन कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें नहीं लगता कि ये रिएक्शन मतलब आयंस कंबाइन होकर एसिड बना रहे हैं। यूजुअली जब आपने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था तो आपने क्या पढ़ा था कि पहले आपके पास एसिड होता है, वो टूटता है और फिर वो आयंस बनाता है। तो ये उल्टी नहीं लग रही प्रोसेस, रिवर्स। तो इसके लिए ऑब्वियस है कि Ka डिफाइन नहीं होगा, इसके लिए क्या डिफाइन होगा, 1/Ka। क्यों इसके लिए 1/Ka डिफाइन होगा, क्योंकि K का उल्टी रिएक्शन है। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, X अपॉन में S माइनस X, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। और ये H पॉजिटिव कहाँ से आया है, ये आपके बफर के पास से आया है। लेट से मैं कहूँगी बफर का pH 6 है, तो उस pH से जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगी ये वो है। ठीक है, सो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों इक्वेशन में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तुम्हें वैल्यूज दी हुई रहेंगी, उन दोनों वैल्यूज का प्रयोग करके
आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा, गिवन वैल्यूज कैलकुलेट करनी रहेंगी। ठीक है, डन सवाल। अच्छा, अब इस सवाल को थोड़ा सा ना तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे s माइनस एक्स है तो मैं यहाँ से s माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज के एस पी डिवाइडेड बाई एस। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं 1/ka इक्वल टू एक्स अपॉन में s माइनस एक्स की जगह के एस पी अपॉन में s, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा रेसिप्रोकल अगर मतलब बाद में चलो कर लेते हैं, 1/ka इक्वल टू एस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, के एस पी और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अच्छा, अब अगर इसको मेरे को और सिंप्लीफाई करना है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, के एस पी अपॉन में के ए इक्वल टू एस एक्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। कल को इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके पास एक ऐसा सॉल्ट है जिसका एक पार्ट, स्पेशली अनायन वाला पार्ट, अगर वीक एसिड से आ रहा है, ठीक है, तो उस वाले पार्ट के लिए क्या रिलेशनशिप ट्रू बैठेगा इन केस ऑफ एसिडिक बफर। तो ये रिलेशनशिप ट्रू बैठेगा। पूरी थियोरेटिकल मैथ्स चलने वाली है अभी, ठीक है, पूरी की पूरी थियोरेटिकल मैथ्स, इसमें मैं कुछ भी ऐसा कहानी मतलब नया नहीं बता रही हूँ, सब कुछ थियोरेटिकल मैथ्स। अच्छा, अब उसके अलावा जैसे तुम्हें याद होगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो सॉल्युबिलिटी, ठीक है, बराबर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है बताओ, डिक्रीज हो जाती है। अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में अगर आपके पास एक सॉल्ट है जो कि वीक एसिड का है, ठीक है, और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस को भूल जाओ, जो वीक पार्ट है ना सिर्फ उस पर फोकस करो। अगर आपके पास एक ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड से बना है और उसी सॉल्ट को उठाकर तुमने एसिडिक बफर में डाल दिया, तो एसिडिक बफर में डालने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। अब ना छोटा सा भेजा इस्तेमाल करिए, तो देखिए आप ये पाएंगे कि जब हमने उसको एसिडिक पार्ट में डाला तो एसिडिक पार्ट में डालने से होता क्या है, उस सॉल्ट का वन ऑफ द कंपोनेंट यानी कि CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है। यानी कि अगर मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि कायदे से सॉल्ट के डिसोशिएट होने से 10 पार्टिकल्स एसीटेट आयंस के बनने चाहिए थे, तो क्या सोल्यूशन के अंदर अभी भी 10 पार्टिकल्स रहेंगे एसीटेट आयन के? नहीं, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ने तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन शो कर दी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ड्यू टू एसिडिक बफर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर हम लोग एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट होता है, मैं प्रोडक्ट में किसकी बात कर रही हूँ, CH3COO नेगेटिव की बात कर रही हूँ, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है। बढ़िया, ओके, डन डन। अब ऐसे में तुम खुद सोचो, अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलिस प्रिंसिपल, जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि अगर आप प्रोडक्ट को विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन अगर आप कम करते जाते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आपके कौन से डायरेक्शन में फेवर होने लगता है बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इससे साफ साफ मतलब क्या है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट क्या होगा, मोर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट विल डिसोशिएट, मोर सॉल्ट विल क्या होगा, डिसोशिएट। और जो सॉल्ट जितना ज़्यादा डिसोशिएट होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। यानी कि इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर मेरे पास एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वीक एसिड उसका एक कंपोनेंट है, तो उस सॉल्ट को अगर मैं एसिडिक बफर में डालूंगी तो एसिडिक बफर में डालने से उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ आप लोगों की, इंक्रीज हो जाएगी। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये होता है आप लोगों का ये टॉपिक। अब ज़रूरी है क्या तुम सॉल्ट को एक एसिडिक बफर में ही डालो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम सॉल्ट को एक बेसिक बफर में भी तो डाल सकते हो। अब अगर तुमने बेसिक बफर में डाला तो सॉल्ट किस तरीके से बिहेव करेगा? स्टेप नंबर 1 में तो देखो यार कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी आपके पास स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट पहले तो बड़े खुशी खुशी क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ हो रहा है CH3COO नेगेटिव और यहाँ पे Ag पॉजिटिव, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी S, इसकी S। लेकिन जैसा हम लोगों का खोपड़ी चला था
कि अच्छा एसिडिक बफर है यानी कि H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है, यानी कि H पॉजिटिव किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे अपनी छोटी सी खोपड़ी ये मत चला लेना कि मैडम या तो फिर बेसिक बफर लिए हो तो OH नेगेटिव प्रोवाइड होगा। बफर की जब बातचीत में हम लोग घुसेंगे ना, बफर करके एक अलग से टॉपिक आएगा, तब तुम इसको पढ़ना कि बफर आखिर क्या प्रोवाइड करता है, किस मीडियम में क्या। फिलहाल के लिए तो अभी इसको याद रखने लायक ही चीज़ समझो। बेसिक मीडियम में जब आप इस बफर को रिएक्ट कराते हो तो बफर H पॉजिटिव प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। वो प्रोवाइड करता है आपका H2O सच दैट कि दोनों की रिएक्शन से बन जाए CH3COO नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, प्लस OH नेगेटिव प्लस क्या बना लेता है OH नेगेटिव प्लस क्या बना लेता है OH नेगेटिव, ठीक है, सॉरी, ठीक है, प्लस बना लेता है OH नेगेटिव। अब खुद सोचो, ऊपर की स्टेप में जो एसीटेट आयन था S था, वही एसीटेट आयन नीचे स्टेप 2 में आया, बट स्टेप 2 में आने के बाद उसके अंदर से कुछ अमाउंट उसका क्या हो गया, खर्च हो गया। अच्छा, बात वही समझ में आ रही है। अब ये जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव कहाँ से आया, ये बफर से आया। ये OH नेगेटिव कहाँ से आया भाई, बफर से आया। अच्छा, H2O की कंसंट्रेशन लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि H2O हम लोग एक्सेस क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो एक्सेस क्वांटिटी में ली हुई चीज़ को हम लोग नहीं यूज़ करते। अब अगर मैं कहूँगी कि स्टेप नंबर 1 से तुम KSP लिखो, तो बताओ स्टेप नंबर 1 से KSP क्या हो जाएगा। KSP तुम्हें नहीं लगता आपका ये हो जाएगा S माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा S माइनस एक्स और यहाँ पे S। अब बात आती है नीचे वाली स्टेप में से मुझे आपका लिखना है एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को ना हम KH कहते हैं, क्योंकि हम लोग एसीटेट आयन को वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और जब भी हम किसी भी स्पीशीज को वाटर प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्या है, X मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन में कितना आ जाएगा S माइनस एक्स, दिस इज KH। ये आप लोगों का क्या है, KH है। तो ये हो गई आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरीके से सवाल आ सकता है कि इक्वेशन 1 और 2 में कुछ वेरिएबल्स हैं, आप उनको यूज़ करो और अपना आंसर निकालो। अब जैसे अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे बेसिक बफर के केस में वही एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ, तो देखो एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा बताओ। यहाँ पे S माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, KSP, ठीक है, KSP अपॉन में S। तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा KSP डॉट आपका KH इक्वल्स टू ये डिनोमिनेटर का S ऊपर गया SX और ये OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कहाँ से आ रही है, आपके बफर में से आ रही है। तो यानी कि अगर आपने बेसिक बफर इस्तेमाल किया तो ये हो रहा है, बराबर, बेसिक बफर इस्तेमाल किया तो ये हो रहा है। अच्छा, अब बात आती है कि बेसिक बफर को इस्तेमाल किए हो वो भी एक ऐसे सॉल्ट के लिए जिसका एक कंपोनेंट वीक एसिड है, तो क्या ये इसकी सॉल्युबिलिटी को बेसिक बफर इंक्रीज करेगा, क्या ये इसकी सॉल्युबिलिटी को ये बेसिक बफर डिक्रीज करेगा। सोचने वाली बात पहले ये है। अच्छा, समझते हैं। तो सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट पे किस तरीके से आपके इस बफर का आपका असर पड़ने वाला है, तो देखो इस पूरी स्टेप नंबर 2 की रिएक्शन से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट के साइड में, प्रोडक्ट यानी कि राइट हैंड साइड में आपको OH निगेटिव अपीयर हो रहा है। जो चीज राइट हैंड साइड में अपीयर होती है इसका मतलब वो क्या होती है, प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि इस पूरी रिएक्शन में OH निगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है। क्या ये बात भेजे में जा रही है, हाँ। अब OH निगेटिव कैसे प्रोड्यूस होगा, जब आपका CH3COO निगेटिव H2O के साथ रिएक्ट करेगा। अब H2O तो एक्सेस क्वांटिटी में है यार, उससे बात करके कोई मतलब नहीं है। OH नेगेटिव तभी प्रोड्यूस होगा जब CH3COO नेगेटिव क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ वाटर। अब CH3COO नेगेटिव तभी रिएक्ट करता है ना पानी के साथ जब CH3COO नेगेटिव होना चाहिए। तो यानी कि ऊपर वाली स्टेप में से नीचे वाली स्टेप में, स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में क्या आना चाहिए आप लोगों का, CH3COO नेगेटिव प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है, CH3COO नेगेटिव प्रोवाइड होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे केस में अब होगा क्या कि जैसे ही CH3COOH नेगेटिव के बढ़ने की वजह से आपका जो CH3COO नेगेटिव है, देखो OH नेगेटिव बढ़ रहा है और रिएक्शन पहले से ही बेसिक है। OH नेगेटिव बढ़ रहा है और रिएक्शन पहले से ही बेसिक है। OH नेगेटिव के बढ़ने से यानी कि प्रोडक्ट के बढ़ने से आपकी जो रिएक्शन है वो कौन सी शिफ्ट मारेगी, बैकवर्ड शिफ्ट मारेगी। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है इसका मतलब ज्यादा CH3COO नेगेटिव बन रहा है। अब ये CH3COO नेगेटिव सेकेंड स्टेप में अचानक से तो प्रकट हुआ नहीं है ना, फर्स्ट स्टेप का ही CH3COO नेगेटिव है।
यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि देयरफॉर CH3COO नेगेटिव की क्वांटिटी जो कि फर्स्ट स्टेप से आ रहा था उस फर्स्ट स्टेप से आने वाले में भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये CH3COO नेगेटिव फर्स्ट स्टेप का रिएक्टेंट नहीं है भैया, ये तो फर्स्ट स्टेप का कौन है, प्रोडक्ट है। यानी कि आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो, और अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो इसका मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, बैकवर्ड, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाह रही है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब आपके पास एक ऐसा सॉल्ट हो जो बेसिक बफर हो, मतलब ऐसा सॉल्ट हो जो किसके पास वीक एसिड वाला एक आधी कंपोनेंट हो, तो वो सॉल्ट बेसिक बफर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगा। वो सॉल्ट कैसा रहेगा, आप लोगों के एसिडिक बफर में क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या है बात दिमाग में जा रही है, कौन से वाले में करेगा, इसमें करेगा। ठीक है, अच्छा अब एक होता है तीसरा केस। तीसरे केस में बोला जाता है कि ना तो भैया एसिडिक बफर ना तो बेसिक बफर, आप उसको रख लो न्यूट्रल में। अब न्यूट्रल में मतलब बातचीत किसके द्वारा की जा रही है, आप लोगों के बातचीत की जा रही है, क्या नाम है, वाटर के थ्रू। कि अगर मान लेते हैं ना तो एसिडिक कंडीशन है ना तो बेसिक कंडीशन है, तब क्या होगा। तो देखो अगर एसिडिक कंडीशन भी नहीं है और अगर बेसिक कंडीशन भी नहीं है तो पहली स्टेप में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सॉल्ट स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इस तरीके से टूटेगा तो सही भैया, ये सॉल्युबिलिटी एस, इसकी एस, इसकी एस। अब तुम जानते हो कि ये न्यूट्रल मीडियम में है। अब न्यूट्रल मीडियम मतलब कौन, न्यूट्रल मीडियम मतलब कौन, तो न्यूट्रल मीडियम मतलब आप लोगों का पानी। अब ध्यान से यहाँ सीखेंगे, हाइड्रोलिसिस में वैसे ये चीज ज्यादा डिटेल में सीखोगे बट अभी भी सीख लो। ये जो एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन आया कैसे, जब आपका एसिटिक एसिड इस तरीके से टूट रहा होगा तब उसके टूटने से एसीटेट आयन प्रोड्यूस हुआ। एसिटिक एसिड आपका एक एसिड है और एसीटेट आयन ये आपका एक कॉन्जुगेट बेस है। हम पूरी दुनिया जानती है कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो ऑब्वियसली जो एसीटेट आयन है यानी कि जो उसका कॉन्जुगेट बेस है वो एक कैसा रहा होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट रहा होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग रहा होगा, है ना। हमने ये पढ़ा था बहुत मुद्दत जमाने पहले। वैसे ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होती है बट रिलेटिवली कभी कभार जनरली, तो ये स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो इसका मतलब ये आप लोगों का एक क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, ये क्या है, आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। अब जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है ना, ये एक्चुअल में पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। ये किसके साथ रिएक्शन शो करता है, पानी के साथ रिएक्शन शो करता है। और जब भी कोई भी स्पीशीज चाहे कैटायन हो चाहे अनायन हो अगर पानी के साथ रिएक्शन शो करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या हो गए, न्यूट्रल मीडियम में आपका जो वीक 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 पार्ट था, जो कि वीक एसिड से आने वाला पार्ट था, वो वीक एसिड से आने वाला पार्ट क्या करता है, हाइड्रोलिसिस शो कर देता है। वो हाँ, क्या ये Ag पॉजिटिव करेगा, नहीं, ये Ag पॉजिटिव तो स्ट्रॉन्ग से आया हुआ पार्ट है, ये कोई हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, ये कोई हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता। हाइड्रोलिसिस कौन शो करते हैं, वीक वाले पार्ट शो करते हैं। तो अब अगर ये हाइड्रोलिसिस शो कर रहा है इसका मतलब ऊपर बेसिक बफर के जैसी इसकी रिएक्शन हो चुकी है। बेसिक बफर में भी तो हमने यही काम किए थे ना, कि जो आप लोगों का CH3COO निगेटिव था उसको रिएक्ट करवा लिया था H2O के साथ, सच दैट वहां पे प्रोड्यूस हो गया था आप लोगों का CH3COOH और प्लस OH निगेटिव। डन, वी आर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप न्यूट्रल में भी यूज करते हो तो इस तरीके से उसकी रिएक्शन होगी। तो ये हम लोगों ने तीन बातचीत कर ली कि अगर आपका सॉल्ट एक वीक एसिड का है और अगर आपने उसको डिसॉल्व करके रखा है किसके अंदर, एक ऐसे एसिडिक बफर के अंदर, बेसिक बफर के अंदर और एक न्यूट्रल बफर के अंदर, तो क्या होगा बराबर। अच्छा, अब इसमें याद रखना मैंने सॉल्ट कहा था वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का होना चाहिए, वीक एसिड का और किसका होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस का होना चाहिए। अब इसका एक और केस भी तो बन सकता है। मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा सॉल्ट है जो कि बन रहा है वीक बेस से, ठीक है, जो कि बन रहा है वीक बेस से और वहां पे है स्ट्रॉन्ग एसिड, तब वहां पे क्या सिनेरियो बनेगा। तो अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनो। जब पिछले वाले केस में वीक एसिड था, जब पिछले एक मिनट रुकोगे,
कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मान लेते हैं वीक बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो फिर देखो किस तरीके से काम करोगे तुम। तो इस तरीके से जब हम लोगों के पास इमेजिन करो वीक एसिड था तब सॉल्युबिलिटी कौन से पीएच मतलब कौन सी कंडीशन पे बढ़ रही थी, एसिडिक कंडीशन में बढ़ रही थी। तो अब ये साफ साफ समझने वाली बातचीत है कि अगर मान लेते हैं आपने क्योंकि सॉल्ट वीक बेस का लिया है, आपने क्योंकि सॉल्ट किसका लिया हुआ है, वीक बेस का लिया है, तो ऐसे केस में अगर तुम अब एसिडिक बफर का प्रयोग करोगे तो एसिडिक बफर उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटा देगा, ठीक है। और अगर तुम प्रयोग किसी एक बेसिक बफर का करोगे तो पहले वाले केस में क्या हो रहा था, वो डिक्रीज कर रहा था, लेकिन अब वो इंक्रीज करेगा। मतलब इनडायरेक्टली जो वीक पार्ट होता है, अगर वीक पार्ट एक बेस है तो उसी वाली चीज का आप क्या यूज करो, बफर यूज करो। इससे क्या होगा, आप लोगों की जिंदगी सुखी रहेगी। हाँ, अगर आपने मान लेते पानी का प्रयोग किया है तो वहां पे देखो यार हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट हम लोग अभी पढ़ने के हैं, तब के तब दिखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे डायरेक्ट बता दिया ऊपर की पढ़ाई बातचीत से। तुम चाहो तो इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास मान लेते हैं एसिडिक बफर है तो आप एसिडिक बफर के साथ कैसे काम करोगे। अब जैसे इमेजिन करिए कोई भी एक ऐसा सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक बहुत ही फेमस सॉल्ट होता है NH4CN, ठीक है, ये होता है। अब ये जो NH4CN है फर्स्ट स्टेप में आपका टूटेगा NH4 पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S। अब मैं इसको रिएक्ट करवा रही हूँ एक एसिडिक बफर के साथ। एसिडिक बफर मतलब H पॉजिटिव। अब तुम खुद सोचो वो जो मेरा एसिडिक बफर है H पॉजिटिव वो किसके साथ रिएक्ट करेगा। एसिडिक बफर जो है मेरा वो किसके साथ रिएक्ट करना पसंद करेगा। ऑब्वियसली एसिडिक बफर मेरे एक ऐसे पार्ट के साथ, एसिडिक बफर मतलब क्या प्रोवाइड कर रहा है, H पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है। तो ये H पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा कि CN नेगेटिव के साथ। अब लोगों को इसी में कंफ्यूजन होता है, देखो उस कंफ्यूजन को अपन सॉल्व करते हैं। NH4 पॉजिटिव बनता कब है, जब NH4OH टूट कर NH4 पॉजिटिव और आपका OH नेगेटिव बनाता है। और CN नेगेटिव कब बनता है, जब HCN टूट कर H पॉजिटिव और CN नेगेटिव बनाता है, बराबर है। हाँ, तो यानी कि HCN ये क्या है, एक एसिड है, बराबर। तो CN नेगेटिव क्या हुआ, ये कॉन्जुगेट बेस नहीं हुआ। अच्छा, अब HCN एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑब्वियस इसका ये CN नेगेटिव क्या होगा, एक आपका वीक कंजुगेट बेस होगा, और हमको तो चाहिए भी यहाँ पे एक वीक बेस ही। तो देयरफॉर H पॉजिटिव इस पर्टिकुलर केस में किसके साथ रिएक्ट करेगा, CN नेगेटिव। अब कई लोग इसको ऐसे भी रट लेते हैं कि यार पॉजिटिव है तो निगेटिव के साथ ही रिएक्ट करेगा ना, जैसे कि ऊपर वाले केस में H पॉजिटिव था तो H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट किया था, इसके साथ। वैसे ही कई लोग इसको ऐसे रट लेते हैं कि पॉजिटिव है तो निगेटिव के साथ ही रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव के साथ तो करेगा नहीं। चलो वो बात भी ठीक है तुम्हारे हिसाब से। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, ये क्या बन गया, HCN। बताओ पहले वाली अच्छा, इसके लिए सॉल्युबिलिटी S तो नहीं होगी, S माइनस एक्स हो जाएगी, यहाँ से X बनेगा, यहाँ से X, S माइनस एक्स। अब अगर मैं पूछूंगी KSP बताओ क्या है, तो तुम ये नहीं कहोगे कि इस क्वेश्चन का KSP है S, यहाँ पे S माइनस एक्स। अगर मैं तुमसे पूछूंगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए KA क्या है, तो यहाँ पे KA नहीं है, यहाँ पे 1/K है। क्यों यहाँ पे 1/KA है वो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुकी हूँ इससे पहले वाले केस में। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को तुम सिंप्लीफाई कर लो, अब मतलब जो भी कंडीशन दी होंगी, और तुम्हारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। डन, सिंपल, ठीक है, इतना ही आसान था। अब चाहो तो इसको तुम क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे कि S माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट किया जा सकता है, KSP डिवाइड बाय एक्स, KSP डिवाइड बाय S, ठीक है, KSP डिवाइड बाय S। तो ये हो जाएगा KSP अपॉन में KA इक्वल टू SX अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ये आ गया हमारे पास आंसर, ये आ गया, ये देखो ये एक्सप्रेशन आ गया। चेक करो क्या ये एक्सप्रेशन ऊपर वाले एक्सप्रेशन से अलग है क्या किसी भी तरीके से। तो ऊपर वाले में भी यही था, सेम टू सेम एक्सप्रेशन। तो चाहे आप उसको सॉल्ट लो वीक एसिड या फिर वीक बेस का, आप लोगों को जो एक्सप्रेशन मिलता है KSP और KA के बीच का वो आपका सेम मिलता है। तो ऐसा ही सेम एक्सप्रेशन अगर मान लेते हैं तुम बेसिक बफर की बातचीत कर रहे होते तो बेसिक बफर में भी वही सेम एक्सप्रेशन आता है, बट एक बार लिख के देख लेते हैं। बताओ स्टेप नंबर 1 क्या होती,
कि आपके पास जो सॉल्ट है वो सॉल्ट क्या हो रहा है, इस तरीके से डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा स्टेप नंबर 2 क्या होती, ऊपर का जो पार्ट है वो OH निगेटिव के साथ नहीं, वो आपके वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वाटर के साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो अब यहाँ पे क्या बनाएगा, वो सब पार्ट भी हमको देखना है। अब लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ पे जो ऊपर वाला स्टेप का जो NH4 पॉजिटिव है, ये NH4 पॉजिटिव रिएक्ट कर जाएगा आपके वाटर के साथ और आगे प्रोडक्ट बना लेगा। एक्सप्रेशन तो तुम जानते ही हो कैसे बनने वाला है। तो इस तरीके से तुम लोगों के अलग अलग सॉल्ट्स के बारे में तुमसे चीज़ें पूछी जाती हैं और तुम लोगों को चीज़ें बतानी पड़ती है। मतलब इनडायरेक्टली मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मतलब बहुत ही बोरिंग सा है। इसमें ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें सॉल्युबिलिटी को लेकर पहले ही क्योंकि बता चुकी हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो ये सब चीज़ें रिपीट जा रही हैं। एक आधी इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं ताकि उससे इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे है ये तुमको कम से कम पता होना चाहिए। बाकी तो जिन लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम किया हुआ है उनको तो सब कुछ पता है। जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम पता है, कॉमन आयन इफेक्ट पता है, उनको ये सब कुछ मतलब सब कुछ पता है। एक्सप्रेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे लिखना है। अब बार बार उसी चीज़ को रिपीट करके क्या मिलेगा। जैसे अभी क्वेश्चन देखते हैं, इससे सीखते हैं हम लोग। आपको कैलकुलेट करनी है ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी। किस चीज़ की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है आपको, AgCN की। ये एक सॉल्ट है, इतना समझ में आ रहा है। हाँ, अब ये इन एसिडिक सोल्यूशन मतलब एसिडिक बफर रखा गया है। ठीक है, अच्छा अब बफर का काम होता है pH को कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो pH दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छी बात है। और KSP भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात तो अभी तक तुमने जितने भी सॉल्युबिलिटी के सवाल देखे कहीं पर भी ये pH दिख रहा था क्या, नहीं। तो pH अगर दिख गया मतलब समझ जाओ कि ये बफर वाला केस है। अब इसमें स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखना, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, जो भी आपको सॉल्ट दिया गया है आप उस सॉल्ट को तोड़ दो। तो AgCN आपने इसको तोड़ा, एक बन गया Ag पॉजिटिव और दूसरा बन गया Cn नेगेटिव। ठीक है, डन। अब मुझको इस पर्टिकुलर AgCN की सॉल्युबिलिटी नहीं पता। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S रही होगी तो Ag पॉजिटिव की भी S रही होगी और Cn नेगेटिव की भी S रही होगी। ओके, डन। अब ये जो AgCN है तुम तो जानते हो pH इक्वल टू 3 की बात हो रही है। तो pH इक्वल टू 3 का मतलब है यहाँ पे कंडीशन रखी गई है एसिडिक वाली। एसिडिक कंडीशन में H पॉजिटिव आएगा बराबर। तो H पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपके Cn नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वापस से एसिड बना लेगा, कुछ इस तरीके से। हाँ, अब ऊपर का Cn नेगेटिव S क्वांटिटी में था, बट ऑब्वियसली अगर उसको फर्दर रिएक्शन देनी है तो S माइनस एक्स उसमें से डिसोशिएट होगा और सिमिलरली HCN X क्वांटिटी में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इस बात से तो तुम्हें कोई दुख नहीं है ना कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में बोलो क्या करें। जैसा तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम में मैंने सिखाया था। अच्छा, H पॉजिटिव का क्या करना है, तो अगर किसी चीज की pH बराबर 3 होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बोलो कितना होता है, 10 की पावर -3। तो यहाँ पे 10 की पावर -3 H पॉजिटिव की पहले से कंसंट्रेशन थी, बट जब ये H पॉजिटिव Cn नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके HCN बना रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर में से भी कम हुआ होगा ना। हाँ, बिल्कुल कम हुआ होगा। जिन लोगों ने भी कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम पढ़ा है उनको ये बात अच्छे से पता है कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि चलो एक काम करो, पुट x इक्वल टू कितना s, ये हम लोगों का अजम्पशन होता है। और साथ ही साथ में हम दूसरा अजम्पशन ये लेते हैं कि जहां जहां भैया s माइनस एक्स दिख रहा है उसको क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। याद आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम में, हाँ याद आ रहा होगा। अब उसके बाद ये दोनों स्टेप नंबर 1 और जो ये स्टेप नंबर 2, इन दोनों की जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन से मैं क्या लिखने को कहती थी कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम में, एक कलेक्टिव रिएक्शन लिखने को कहती थी। एक बड़ी सी कलेक्टिव रिएक्शन लिखो। तो बताइए यहाँ पे कलेक्टिव रिएक्शन क्या हो जाएगी, कलेक्टिव रिएक्शन बोलो क्या होगा। कलेक्टिव रिएक्शन लिखने गए तो Cn नेगेटिव कट जाएगा। अच्छा, और क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा आपको AgCN और प्लस में क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, एरो यहाँ पे रहेगा Ag पॉजिटिव और यहाँ पे रहेगा HCN। ठीक है, जिसकी जो जो वैल्यूज है डाल दो। AgCN तो एक सॉलिड है तो उसकी वैल्यू होना नहीं होना इट्स बेकार थिंग।
एच पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है 10⁻³ माइनस एक्स लिखते थे हम लोग, लेकिन माइनस एक्स ना लिखते हुए अब हम एस लिखेंगे। एजी पॉजिटिव की वैल्यू तो यार पहले से एस थी और HCN की वैल्यू हम एस मान लेंगे, बराबर वो कितनी मान लेंगे हम लोग एस मान लेंगे। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ, यहाँ तक कोई दुख दर्द कोई समस्या? अच्छा नहीं। अब आगे बढ़ो। अब जब तुमने इस तरीके से रिएक्शंस को ऐड किया, जब तुमने इस तरीके से दोनों रिएक्शंस को ऐड किया, तो यहां से जो आपका नया वाला के न्यू आया, ये के न्यू क्या है? ये के न्यू S² अपॉन 10⁻³ माइनस एस है। क्या किसी को यहां तक कोई तकलीफ? इवन क्या यहां से तक कोई तकलीफ है? बस सिंपल है। अच्छा, अब ये जो के न्यू होता है, ये के न्यू बल्कि कोई और नहीं, बल्कि ये के न्यू आपके KSP बाय KA इसके बराबर रहेगा। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को इक्वेट करूँ तो KSP तो भैया मुझे पहले से देके रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 और KA मेरे पास कितना दिया हुआ है 10⁻- कितना है आप लोगों का 8 है, ठीक है, या जो भी दिया हो तुम लोग अपने क्वेश्चन के हिसाब से पुट कर लेना। S² सॉल्युबिलिटी मुझे नहीं पता, अपॉन में कितना आएगा 10⁻³ माइनस एस, ये मेरे पास सवाल डन। अब बात ये आती है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा ही रखूं तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। अब इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना यार मतलब अच्छा नहीं है। तो एक काम करो, अपन अज्यूम करते हैं कि लेट एस जो है डिनोमिनेटर वाला वो बहुत बहुत छोटा है, तो हमने एस को इग्नोर कर दिया। कहाँ से? डिनोमिनेटर से। हम लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम में अजम्पशंस करके तो चलना ही पड़ता है, बिना अजम्पशंस के चलोगे तो क्वेश्चन को तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये क्वांटिटी मेरे पास बचेगी 3.2 इंटू 10⁻−10 इक्वल टू S²। अब अगर कोई मुझसे कहेगा कि सोल्यूबिलिटी कितनी है तो 32 यानी कि 3.2, या 3.2 को मैं क्या करूँ इसका स्क्वायर रूट, तो अगर 36 होता तो इसका स्क्वायर रूट हो जाता आप लोगों का 6, तो ऑब्वियसली कि ये 5 पॉइंट के रेंज में आएगा और ऊपर से ये 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट की वजह से इसको मैं ये लिख सकती हूँ 1 2 1 सा, फिर वहाँ पे 1 बचेगा 1.7 इंटू 10⁻⁻5, ये मेरी सोल्यूबिलिटी आई। अब हमेशा याद रखना सोल्यूबिलिटी निकालने के बाद ये ज़रूर आप सोचना कि आपने जो सोल्यूबिलिटी को यहाँ इग्नोर किया था डिनोमिनेटर में, क्या आपका इग्नोर करना सही था? ये हमेशा अपने दिमाग में सोचना, क्या आपका इग्नोर करना सही था? क्यों सही था, क्यों नहीं सही था? क्योंकि सोचो अगर ये मैं यहाँ पे पुट करती तो कंपैरिजन किसके बीच में होता? कंपैरिजन 10⁻³ और 10⁻5 के बीच में होता। तो ऑब्वियस है 10⁻³ और 10⁻5 के बीच में हम 10⁻5 एक छोटी क्वांटिटी है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर दोनों कंपेरेबल आ जाती तो कंपेरेबल आने पर मैं इसको इग्नोर नहीं कर पाती, ठीक है। यानी कि इससे क्या किया करो, पहले इग्नोर कर लिया करो, इग्नोर करने के बाद जो भी आंसर आए उस आंसर को जाकर चेक किया करो कि वो जो आंसर है क्या सही में इग्नोरेबल था कि नहीं था। यही सेम चीज़ें हम लोग करते थे जब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वहाँ पे भी हम लोगों ने यही सेम चीज़ की थी। अच्छा, अब एक और काम है, यही सेम क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन रिपीट करोगे तुम लोग, बस फर्क कितना है, इस बार के ऊपर वाला ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस फर्क कितना है, के ए की वैल्यू वहाँ पे दी हुई होगी 4.8 इंटू 10⁻10 और KSP की वैल्यू वो तो यार फिक्स ही रहती है, लेकिन अपन चेंज कर लेते हैं 1.2 इंटू 10⁻16 बराबर। pH भी आपको वही दिया हुआ है सेम। अब बताओ कि यहाँ पे क्या आएगी सॉल्युबिलिटी। अब ना ये तो एक इंसान को रट जाता है, सोल्यूशन ना रट जाता है। क्या? बफर के केस में KSP अपॉन में KA इक्वल टू, बोलो क्या, इक्वल टू S² अपॉन में बताओ क्या, अपॉन में S माइनस एक्स, बराबर यही था। ये देखो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा था अपन ने। अच्छा, S माइनस एक्स ना लिखते हुए कंसंट्रेशन माइनस एक्स लिखते हैं, तो 10⁻³ KSP यहाँ कितना है 1.2 इंटू 10⁻16 हाँ, और ये कितना है 4.8 इंटू 10⁻10 इक्वल टू S² अपॉन में इग्नोर करो, पहले तो इग्नोर कर दो, तो इग्नोर किया तो ये चीज़ कितनी हो गई 10⁻3, ठीक है। तो इग्नोर करके पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट गया 12 12 2 24 12 2 30 12 4 48, बढ़िया 1/4 यानी कि 0.25 और 10⁻6, तो यहाँ से 25 इंटू 10⁻8 इक्वल टू S²।
अच्छा ये 10⁻³ भी है यार इधर फ्री गिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10⁻5 और नहीं रुको रुको, हाँ 5 और 10⁻, ये √10⁻⁻1। अब इससे पहले कितनी बार मैं तुमको बता चुकी हूँ कि 10⁻⁻1 जो होता है इसका स्क्वायर रूट अगर तुम्हें याद रहे तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बार बार तुम्हें एडजस्टमेंट्स के नाम पर देखने को ही मिलेगी। तो ये हो गया 5 × 0.316 और 10⁻⁻5, ठीक है, डन, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा सॉल्युबिलिटी इक्वल टू 1.58 इंटू 10⁻⁻5। ये मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई। सो वी आर डन विद द सॉल्युबिलिटी। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको सॉल्युबिलिटीज वगैरह को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन एक और सवाल, अब तुम्हारे पास सॉल्ट दिया हुआ है CaF2, तुम्हें इसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अगेन इस क्वेश्चन में भी pH बराबर दिया है 3। अच्छा वेरी गुड, यहाँ पे KSP आप लोगों के उस सॉल्ट का यानी कि CaF2 का दिया है 3.2 इंटू 10 की पावर में कितना, -11, ठीक है। तो 3.2 इंटू 10 की पावर यहाँ से आ गया आप लोगों के पास -11। फिर इसके अलावा रिएक्शन में Ka दिया हुआ रहना चाहिए, तो 10 की पावर -3। अब चेक करो कि यहाँ पे किस तरीके से आपका काम बनेगा। अब कई लोगों की बहुत बुरी आदत होती है इस चीज को रट लेने की, भैया मत रटो। इस पूरे क्वेश्चन में हमने जो सॉल्ट लिया था ना वो सॉल्ट 1:1 का लिया था, तो 1:1 सॉल्ट के लिए वो एक्सप्रेशन आता है। यहाँ पे सॉल्ट 1:2 रेशो का है, तो ऐसे केस में उस एक्सप्रेशन को रट्टा मत मारना, 2 मिनट लगेगा, हाथों से निकाल लेना अपने। क्या हो जाएगा बताओ, Ca2+ और यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F-। इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली स्टेप में से जो क्या नाम है आपका F- है वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, आपके H के साथ, ठीक है। ऊपर वाली स्टेप में से जो F- है वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, आपके H के साथ, ओके डन। ताकि दोनों की रिएक्शन, अच्छा ऊपर F- ट्वाइस है तो हम नीचे भी उसको ट्वाइस ही रखेंगे। अच्छा अब ये बनाएगा HF, पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो। ऊपर वाली स्टेप में से जो F- मुझे मिला वो 2S मिला। अब ऑब्वियसली उसमें से X जाएगा तभी तो यहाँ पे 2X बनेगा। और उसके बाद जो 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव है, यानी कि अगर pH बराबर 3 है तो H पॉजिटिव मतलब कितना, 2 इंटू 10 की पावर -3। इसमें से भी तो मुझको क्या करना है, आप लोगों के X को माइनस करना है, यहाँ से भी तो मुझे X को क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा ये 2 इंटू H पॉजिटिव है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन के सामने पगले समान 2 मत मल्टीप्लाई कर देना। मैंने यहाँ पे क्यों 2 मल्टी को, क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है बराबर, और ये ऊपर वाली स्टेप से कैरी फॉरवर्ड होकर नीचे आया है, ये ऊपर वाली स्टेप से कैरी फॉरवर्ड होकर आया है। बट ये तो 2 हमने सिर्फ बैलेंसिंग के पर्पज के लिए यूज किया है ना, और तो कोई इसका खासा नीड है नहीं आपके लाइफ में, तो वहां मत कर देना वाली हरकत। अच्छा अब आगे क्या करते हैं, -x है। अब ये -x वाली चीज को मैं क्या करूंगी, इसको 2x, ये ऐसे 10 की पावर -3 कंसंट्रेशन है और माइनस में 2x। अब बताओ अब क्या करते हैं, अब इसके लिए अगर मैं तुमसे कहूं कि एक्सप्रेशन लिखो तो एक्सप्रेशन बताओ क्या होता है, एक्सप्रेशन बताओ क्या होता है। अब बड़े मजे से तुम एक्सप्रेशन लिखने चले तो चलो लिखो, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखो, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिखो KSP का क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे x माइनस कर लो पहले तो यहाँ पे आ जाना है आप लोगों का s, यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस x का होल स्क्वायर बराबर। कोई तुमसे पूछेगा यहाँ से 1/Ka का एक्सप्रेशन लिखो तो बोलो क्या होगा वो, 2x और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है, 2x और फिर उसका स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाना है उसने 4x का स्क्वायर अपॉन में H पॉजिटिव है 10 की पावर -3 -2x है, ठीक है। तो ये आएगा 10 की पावर -3 -2x और उसके ऊपर स्क्वायर बराबर, ओके। और जो 2 टाइम्स ऑफ F- है, तुम तो जानते हो कि ये जो सेम क्वांटिटीज होती हैं, अच्छा इसको लिख लेते हैं, लो ये कितना हो गया 2s माइनस x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो, तो जब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ से आ जाएगा KSP अपॉन में KA। अब देखो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी तो उड़ गई, राइट। चेक कर लेते हैं, KSP को हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड क्या, मल्टीप्लाई करो भाई, तभी डिवाइड मैंने गलत बोल दिया, मल्टीप्लाई करते हैं।
तो मल्टीप्लाई करने से आपका ये और ये क्वांटिटी कट जाएगी, न्यूमरेटर में बचेगा s और रहेगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 10 की पावर -3 माइनस में 2x और ये स्क्वायर बराबर। अच्छा, अब तुम तो जानते ही हो कि यहाँ पे हमें अजम्पशंस करके चलना पड़ता है, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ क्या डाल दो, s डाल दो। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा KSP अपॉन में KA इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ s क्यूब अपॉन में 10 की पावर -3 माइनस ऑफ 2s और उसका स्क्वायर। अब देखो वैल्यू डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू डाल देते हैं। 3.2 इंटू 10 की पावर में कितना आपका -11 अपॉन में KA की वैल्यू डालोगे 10 की पावर -3, ठीक है। अच्छा, अब इसके 1 मिनट रुको, ठीक है। अच्छा, अब आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4s क्यूब। लेकिन हमें तो हमेशा एक बात पता होनी चाहिए कि हमेशा हमको ये जो डिनोमिनेटर में s होता है इसको इग्नोर करना चाहिए बराबर, और इग्नोर करके ही अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर बिना इग्नोर किए तुमने काम आगे बढ़ा दिया तो तुम्हें भी पता है क्या होने वाला है, क्वाड्रेटिक बनेगी, हेक्टिक सी, इसको सॉल्व करोगे, फालतू के चक्कर में पड़ोगे। इससे बेटर है इग्नोर करो। ये यहाँ पे 10 की पावर -2 बचा, तो यहाँ आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -13, जिसको मैं 4 डिवाइड में भी ले आते हैं तो s क्यूब, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -13 इक्वल टू s क्यूब। तो यहाँ पे 8 इंटू 10 की पावर -14 इक्वल टू s क्यूब। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -14/3। तो 14/3 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 12/3 इंटू 10 की पावर -2/3, ठीक है। अच्छा, तो s इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4, और इसको क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 100, ठीक है। तो अभी इसको मैं और फर्दर सॉल्व नहीं करती हूँ, ये s की वैल्यू आती है। अब भाई जो भी s की वैल्यू आए तुम खुद अपनी आंखों से देखो, 10 की पावर -4 है, ऑब्वियसली इससे भी कोई ना कोई पॉइंट क्रिएट होगा ही होगा। अब अगर इस 10 की पावर -4 को मैं यहाँ पुट करती, हाँ, और उसकी मतलब 4 तो नहीं होता, 4 से ज़्यादा ही होता, और ऊपर से स्क्वायर भी होता, तो ऑब्वियसली ये एक इग्नोरेबल वैल्यू है। साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, एक इग्नोरेबल वैल्यू है। सो एज अ रिजल्ट हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 की पावर -3 आता तो फिर तुम्हें देखना पड़ता कि क्या हो रहा है, ठीक है, तब तुम्हें देखना पड़ता कि क्या होता है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किस में रहेगी, आपके किसी भी वीक एसिड वाले की, आपके एसिडिक बफर में, उससे कम आपके वाटर में, मतलब हाइड्रोलिसिस। और सबसे पुअर किस में हो जाएगी, बेसिक में, क्योंकि बेसिक उसको क्या करेगा, पीछे खींचेगा रिएक्शन को। और उसके अलावा जैसे कि एक और क्वेश्चन तुम्हें देती हूँ मैं, इसको करो जरा, तुम्हें कैलकुलेट करनी है मोलर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको अटेम्प्ट करके रखोगे, और जब कॉपी चेकिंग होगी तो ये वाला सवाल पहले चेक कराओगे। डिटरमाइन मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2। CaF2 का चेक करना है इन 2 मोलर HNO3 सोल्यूशन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 2 मोलर HNO3 सोल्यूशन, यहाँ पे Ka दिया हुआ है HF का, ठीक है, Ka HF का दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -4, और KSP आपका दिया है CaF2 का 5.3 इंटू 10 की पावर -9 है वो, हाँ। अच्छा, ये वाला काम तुम्हें डन करके रखना है, ठीक है, ये वाला काम तुम्हें डन करके रखना है, ओके। अब इसके अलावा यहाँ पे चलो पहले इतना करो, जब तुम ये वाला कर लोगे ना तब मैं तुम्हें बताऊंगी इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तुम्हें तभी मैं दूंगी। तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे HNO3 का रोल क्या है, तुम्हें याद होगा कि हम एक प्योर वाटर में कैलकुलेट करते थे और एक बार हम लोग सॉल्वेंट में कैलकुलेट करते थे, तो इस बार सॉल्वेंट आपको दिया है, तो ध्यान रखना कि कोई कॉमन आयन इफेक्ट ना निकल जाए, ठीक है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ रुकते हैं, हम लोगों का बस एक पार्ट रह गया है, इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉरी इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑन सॉल्युबिलिटी, उसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। पहले अब हम लोगों को जो टॉपिक कवर करना है वो है हाइड्रोलिसिस, कि आखिर ये हाइड्रोलिसिस नामक बला होती क्या है। इस हाइड्रोलिसिस के हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन अभी आगे अपने अटेम्प्ट करना शुरू करना है। पहले हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अभी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है।